बर्टी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थीं। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदर ने कहा। बर्टी ने फिर मायूसी से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली और कराहती हुई आवाज में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा वह तनकर खड़ा हो गया और पुकारते हुए बोला, जाने कौन ये फूल चुराता है। अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे पी लूं। उसने हाथ की उंगली काटते हुए कहा और उठकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी और कपूर ने कोई बातें नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू कर दिया और कपूर चुपचाप बर्टी की बातें सोचता रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी, मैंने जितने लोग देखे हैं उनमें शायद बर्टी सबसे विचित्र और शायद सबसे दयनीय है। पम्मी खामोश रही, फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बर्टी की बातों का जरा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्चे की तरह नासमझ और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों, तुम्हें ताज्जुब क्यों होता है? पम्मी ने कुछ मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैं सच कहती हूँ। वह बहुत गंभीर हो गई। मुझे जरा सा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। क्षण भर चुप रही, फिर जैसे बहुत ही तेजी से बोली, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है। शादी के बाद होने वाले आपसी धोखेबाजी से नफरत है और उस धोखेबाजी के बाद इस झूठ मूठ की यादगार और बेईमानी के पागलपन से नफरत है। और ये गुलाब के फूल, ये क्यों मूल्यवान हैं? इसीलिए ना कि इसके साथ बर्टी की जिंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुथी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आना जरूरी है तो लालत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उससे नफरत करती हूँ। इसीलिए मैं किताबों से नफरत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है। पम्मी चुप हो गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। थोड़ी देर बाद उसका तैस उतर गया और वह अपने आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बर्टी से मत कहना, अच्छा? कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेटकर खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो, पिछले 4 साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना। अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा, डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिवादन कहना। कभी यहाँ जरूर आएं। आप कभी चलिए, वहाँ उनकी लड़की है, आप उससे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुँचाने चली तो देखा बर्टी एक चमेली के झाड़ में टहनियाँ हटाकर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी को देखकर उसने पूछा, तुम्हें याद है वह चमेली के झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी को अभिवादन किया और चल दिया। उसे बर्टी को देखकर डर लगता था। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेड़ और बीच में कंकड़ की एक खूबसूरत दीवार सड़क, घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने और गेहूं के खेत, बाएं ओर सहतूत के झाड़ और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफी बाहर देहात सा नजारा और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरों के पीछे ही महुआ चूता था और लंबी लंबी घास की दोपहरिया के नीले फूलों की जंगली लतरें उलझी रहती थी। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गेसु। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस चीज के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लतर चढ़ी और करौंदे के झाड़ के पीछे एक शाही की मांद है। नागफनी के झाड़ के पास एक बार उसने लोमड़ी को भी देखी है। शहर के एक मशहूर रईस साबिर हुसैन काजमी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और अपने बच्चों तक ही सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसु और फूल रखा था और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पतिदेव साबिर साहब के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा। घास फूल लतर और शायरी का शौक गेसु ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियों से आम की शाखें झांका करती थी। इसीलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था, क्लास से भागकर गेसु घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महानिकृष्ट और उसके बाद लतरों की छांव में जाकर ध्यान
योग की साधना में उसकी एकमात्र साथिन थी सुधा। आम की घनी छां में हरी भरी धूप में दोनों सिर के नीचे हाथ रखकर लेटती रहती और दुनिया भर की बातें करती। छोटी बातों में और बड़ी से बड़ी बात किस तरह की बातें करती थी वह वही समझ सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उनके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है या गेसु सुनाया करती थी, और शरद के उपन्यासों से लेकर यह कि उसकी मालिन ने गिलट का कड़ा बनवाया है यह सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बात एक दूसरों को बता डालती थीं, और जितना भावुक प्यारा अनजान और सुकुमार दोनों का मन था उतनी ही भावुक और सुकुमार बातें थीं। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थीं, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसु शायर होते भी हुए भी इस दुनिया की थी और सुधा शायर न होते हुए भी काल्पनिक थी। गेसु अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती, उन्हें अपनी चोटी में सजाती और उन पर चंद शेर कहने के बाद भी उन्हें मालों में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लतरों के बीच सिर रखकर लेट जाती और निर्मेषक पलकों से फूलों को देखती रहती और आंखों से न जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसु हर चीज का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज को पसंद करने या प्यार करने के बाद उसका क्या उपयोग किया, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, यह गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसु की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी, अतः उसकी जिंदगी में काफी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन गई थी। वह भी पिछले 2 सालों में जो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि सूर के गीतों से उसके व्यक्तित्व के रेशे बुन गए हैं। लड़कियां गेसु और सुधा के इस स्वभाव और उनकी अभिन्नता से वाकिफ थीं, और इसीलिए जब सुधा की मोटर आकर साइवान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी, कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो, चंदा सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की ओर, फिर कामिनी और प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हर हंसी ने उसे खुशमिजाज साबित कर रखा था और वह सभी की प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बांह डालकर कहा, गेसु बानो, थोड़ी देर के लिए सुधा रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं इनसे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तू जिंदगी भर सुधा को पाल पोस कर, मुझे क्या करना। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी, आओ चलो देखे लतर में कुंदरू हैं। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है, कम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थी। बीच की कतार की बेंच पर कामिनी, प्रभा और गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बांट अभी तक कायम था, अतः कामिनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए हुए, उसी पर निगाहें लगाए हुए वह बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी का हिंदी में उल्था करते हुए बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है, रोग की हालत में वह खुश्क होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच से बोला, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते या नहीं। सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, गांधी से क्या मतलब, मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूटी। मिस उमालकर झल्ला गई और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, खामोश। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारी बहुत फायदेमंद होती है। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कोहनी मारकर गेसु से कहा, ले फिर क्या है, निकाल चने का हरा साग, खा खा कर मोटे हो। मिस उमालकर के घंटे में गेसु ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकालकर कामिनी और प्रभा को दे दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हानि-लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबुनदाने में ताड़ की मिश्री मिला सकते हैं। दूध को ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गई यह शरारत गेसु की होगी। मिस गेसु, बीमारी की हालत में काहे के दूध का स्वादिष्ट लगता है। इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं,
और गेसु ने कहा, नमक के साथ? नमक के साथ, मिस उमालकर ने कहा। बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है। खड़ी हो, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? गेसु सन्न। मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसु सन्न। अच्छा, तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और आज तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो बाहर जाओ। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंस दी। गेसु ने देखा कि मिस उमालकर का सारा पारा और भी चढ़ने लगा, तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खत वत भेजती रहना सुधा, और क्लास ठाट कर हंस पड़ी। मिस उमालकर गुस्से से नीली पड़ गई। क्लास अब खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेसु अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उसके जरा दूर पहुंचते ही गेसु ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंसी और गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर्र हो गईं और थोड़ी देर में सुधा और गेसु बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छनतार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थीं। बड़ी खुशनुमा दोपहर थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के झोंके गेसु की ओढ़नी और गरारे की सिलवटों में आंख मिचौली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रूप हले बादल उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सांवली छायाएं दौड़ रही थी। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छां रहती थी उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता था, और जहां जहां बादलों ने छनकर धूप बरसने लगती थी वहां वहां घास सुनहरे रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरस रहा था और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छां किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी। गेसु ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी बेड़ी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली में उमेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाब गाहों में कहाँ? वह मजा तो भीगी भीगी घास पर सोने में है, मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ? लुप्त जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण सपनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोली, कैफ बरदोस, बादलों को न देख, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल में जोर की चुटकी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीख कर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है। किसका है? पता नहीं किसका है, गेसु बोली, लेकिन बहुत सच है सुधी। आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टांक लेना और उनके सहारे जिंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक, मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरे खाता है, इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साबिका ही ना पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक कर लिया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसु, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह के झंझट में ना फंसना पड़े और इसी तरह दिन कटते जाएं तो कितना मजा आए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की क्या जिंदगी है। मैं सोचती हूँ गेसु, कभी ब्याह ही ना करूँ। हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं रही रानी तुम। ये सवाब, ये उठान, और ब्याह नहीं करेगी जोगन बनेगी? अच्छा चल हट बेशरम कहीं की। खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों मोहताज लगाती है? मैं तो ठान चुकी हूँ, मेरा क्या। फिक्र तो तुम लोगों की है कि ब्याह नहीं होता तो लेटकर बादल देखती हैं, गेसु ने मचलते हुए कहा। अच्छा अच्छा, गेसु की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मंगनी कब होगी तेरी? मंगनी क्या, किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थीं, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर में रोशनी छा जाती है। गेसु ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियां छिटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चचाजात भाई हैं ना, तुझसे तो पहले उनसे बोलचाल रही होगी? सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम दोनों को साथ साथ पढ़ाते थे और हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। गेसु कुछ झिपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी थी। तब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होगे।
नहीं जी, एक बार फिर पढ़कर कौन सबक भूलता है, और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है। मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर, यह सब बातें जाने दे सुधा, अब तू ब्याह कब करेगी? जल्दी ही करूंगी, सुधा बोली। किससे? तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए थे और पाकड़ की छाह को चीरते हुए एक सुनहली रोशनी का तार झिलमिला उठा। हंसते वक्त गेसू के कान के टाप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खिंच गया। ये कब बनवाया तूने? बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे, क्यों? गेसू ने शर्माकर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल हैं। वाह, क्यों गेसू, तूने सचमुच के कमल देखे हैं ना? मैंने देखे हैं। कहाँ? असल में 5-6 साल पहले तक तो मैं गांव में रहती थी ना। उचहार के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती है ना। बचपन में मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं से की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ के मेरे स्कूल के पीछे पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती, और घर से बुआ एक लंबा सा सोंटा लेकर गालियाँ देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जहाँ वह किनारे पहुँचती थी तो मैं कहती थी, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूबे। तो बहुत रबड़ी मलाई की लालच देकर वह मिन्नत करती, निकल आओ। मैं निकल आती थी। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को ना, तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई ही नहीं। वे आएंगे तो दिखाऊंगे तुझे। और उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बहुत मजे की है। उसे देखकर तो तुम उससे बहुत प्यार करोगी। तो वो यहाँ आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट विद्यालय में बैठेगी इस साल। खूब गोल मटोला और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसू ने सुधा के पैर के नीचे से दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे, अब आखिरी घंटे में जाकर क्या करोगी? हाजिरी कट गई। अब बैठो, यहीं बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमताती हुई अंगड़ाई ली। गेसू ने हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो, ऐसी अरसोई अंगड़ाई न लिया करो, इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। धत, बेहद झेपकर और फाइल में मुंह छिपाकर सुधा बोली। लो, तुम मजाक समझती हो। एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है। कौन ये ले रहा है अंगड़ाई, आसमानों को नींद आती है। वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसू, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो। एक रिदायती गीर है और खाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगी जाती हैं रात। पहली लाइन का क्या मतलब है? सुधा ने पूछा। रिदायते गीर के माने हैं अंधेरी की चादर और खाबे कायनात के माने हैं जिंदगी का सपना। अब फिर सुनो शेर। एक रिदायते गीर है और खाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। वाह, कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है, जीवन का स्वप्न है, तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। गेसू, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है, तो तू खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसू ने कहा। चाहती तो बहुत हूँ पर निभ नहीं पाता। किस दिन शाम को आओ सुधा, तो अम्मी जान से तुझे शेर सुनवाएं। यह ले, तेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। गेसू ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास आकर उचक उसने प्रिंसिपल का रूम देखा, वह खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसू बाहर खड़ी थी। चल तू भी ना। नहीं, मैं गाड़ी पर नहीं जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 आएगी, अभी घंटा भर है। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं हैं तब तक जितना चाहो कार घिसो। गेसू भी आकर बैठी और कार चल दी। दूसरे दिन जब डॉक्टर चंदर के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और जल्दी से वह नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचाने में देर ना हो जाए। जब वह बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम देती थी। धूप की तेजी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी। लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे झाड़ों की छां में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई थी। हाथ में क्रोशिया थी और उंगलियां एक नाजुक तेजी से डोरे से उलझ सुलझ रही थी। हल्के बादामी रंग की इकलाई की लहराती हुई धोती, नारंगी और काली तिरछी धारियों का कलफ किया चुस्त ब्लाउज और एक कंधे पर उभरा हुआ उसका पफ ऐसा लग रहा था जैसे कि बाह पर कोई रंगीन तितली आकर बैठ गई हो और उसका सिर्फ एक पंख उठा हो। अभी अभी शायद नहाकर उठी थी, क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप उसकी तरह हल्के सुनहले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियां उसको सुनहली लहरें समझकर अटखेलियां कर रही थीं। चंदर की साइकिल जब तक अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा
लेकिन कुछ भी ना कहकर फिर अपनी क्रोशिया बुनने में लग गई। चंदर सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया डॉक्टर शुक्ला के पास। स्टडी रूम में बैठक में सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है, तो वे जा कहाँ सकते हैं। और सुधा को तो देखिए क्या अकड़ी हुई है आज, जैसे चंदर को जानती ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोशिया पर बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा, चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ हाँ देनी है। तो मैं क्या करूँ? नहा रहे होंगे। अभी कोई ये तो नहीं कि तुम निबंध की लिपि लाए हो, तो कोई नहाए धोए ना। बस सुबह से बैठे रहे कि निबंध आ रहा है, अब आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नाचते हुए कहा। तो सीधा क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया और अपनी क्रोशिया उठाकर और किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चल दी। उसके उठते ही चंदर आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांगे फैलाकर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर एक बार कि हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती। जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो। सुधा ने गुस्से से कहा। नहीं चिढ़ाएंगे नहीं तो पूजा करेंगे। तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो। चंदर ने उसी लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी।